जय श्री राम बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया हो? तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स या फिर मैट्राइसेस। इसके पहले वाले वीडियो में जो तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे हमने पढ़ लिया था कि मैट्रिक्स के मेरी डेली लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब मैट्रिक्स मेरी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है। तो अगर कोई बच्चे ऐसे हो जो इस वीडियो पे डायरेक्ट आए हो मैट्रिक्स पढ़ने, तो पहले उस वीडियो को एक बार देख लेना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मैट्रिक्स मेरी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ काम आता है या फिर आगे जाके कहाँ काम आने वाला है। क्योंकि अगर हमको ये पता होता है किसी भी चैप्टर का कि अगर ये मेरी डेली लाइफ में सच में यूज होता है, तो उसको पढ़ने में और ज्यादा इंटरेस्ट आता है मुझे। ठीक है। अब अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं तुम में से कि जिनको कंफ्यूजन होगा कि मैट्रिक्स और मैट्राइसेस में क्या डिफरेंस है, तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं कि जब भी हम किसी एक मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं मैट्रिक्स, लेकिन जब हम एक से ज्यादा मैट्रिक्स की बात करते हैं तो वहां पे ये वर्ड यूज होता है मैट्राइसेस। इसका मतलब क्या होगा कि मैट्राइसेस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक, चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैथ्स के सबसे बड़े ब्रैकेट का यूज करते हैं, और उसको डिनोट करने के लिए मैट्रिक्स को हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स चूज करते हैं। किसी भी एक सिंगल अल्फाबेट से हम किसी एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि कोई भी एक नाम ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं कि गौरव के पास 15 बुक्स हैं। ठीक है, तो इसको हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? G इज इक्वल मैट्रिक्स बना के 50। सही है, ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट कर रहा है कि गौरव के पास टोटल 15 बुक्स हैं। अगर इस डाटा को थोड़ा सा और बढ़ाऊं मैं कि लिख दूं गौरव के पास 15 बुक्स हैं, 10 पेन्स हैं, 15 बुक्स और 10 पेन्स, तो इसको कैसे लिखूंगा अब मैं? G इज इक्वल 10 15 और ये 10, मतलब फर्स्ट डिजिट है जो रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ बुक्स, एंड सेकंड डिजिट है जो 10 वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पेन्स। अगर इस डाटा को हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर दें, 3 नाम ऐड कर दें कि गौरव का हो गया शुभम के पास 10 बुक्स और 8 पेन्स हैं, एक नाम और ऐड कर दे लक्की, 5 बुक्स और 2 पेन्स। ठीक है, तो इस डाटा को अगर मुझे कुछ इस फॉर्म में लिखना है कि इसके ऊपर फर्स्ट व्यू में ही मुझे, ठीक है, पूरा डाटा एकदम से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए कि किस स्टूडेंट के पास कितने पेन्स और कितनी कॉपीज है, तो इसको परफेक्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जिससे मुझे इजीली समझ में आ जाए, एक टेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे टेबल? कि सबसे पहले तो मैं एक नाम का कॉलम बना दूंगा, फिर एक कॉलम बना दूंगा मैं बुक्स का, जहां पे लिखूंगा कि किस स्टूडेंट्स के पास कितनी बुक्स हैं, और एक कॉलम बना दूंगा पेन का। ऐसे ही करते हैं हम। ठीक है, नया में फर्स्ट लिख देते हैं गौरव, कितनी बुक्स थी उसके पास? 15, और नंबर ऑफ पेन्स कितना हो रहा था? 10। ठीक है, शुभम के पास लिख देते हैं सेकंड नाम, कितनी बुक्स हो रही थी टोटल? 10, एंड नंबर ऑफ पेन्स 8। लक्की, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी थी? 5, एंड टोटल नंबर ऑफ पेन्स 2। अगर, ठीक है, इस टेबल को और इस थ्योरेटिकल डाटा को, दोनों में से किसको तुम एक बार फर्स्ट साइड में देखोगे पूरा डाटा क्लियर हो जाए? ऑब्वियसली टेबल को। ठीक है, अब इस टेबल को ही अगर मुझे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि मैट्रिक्स किस लिए यूज होता है? मोस्टली डाटा को अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे, कैपिटल एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसके अंदर एक कॉलम रिप्रेजेंट कर देगा नंबर ऑफ बुक्स को, और एक कॉलम रिप्रेजेंट कर देगा नंबर ऑफ पेन्स को। तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? 5, 15, और उसके पास नंबर ऑफ पेन्स कितना था? 10। फिर नंबर ऑफ बुक्स 10 और नंबर ऑफ पेन्स 8। फिर नंबर ऑफ बुक्स कितना हो रहा है? 5, एंड नंबर ऑफ पेन्स हो रहा है 2। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें जो ये होगा इसको बोलेंगे हम कॉलम फर्स्ट, C1 लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम कॉलम सेकंड। मतलब इस मैट्रिक्स में हमारे 2 कॉलम मिल रहे हैं,
ये 15 और 10 जो है इनको बोलेंगे हम रो। R1 ये हो जाएगा हमारा रो मतलब R2 और ये होगी हमारी रो 3 मतलब R3। ठीक है, इसी डाटा को मैं एक और वे से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्या बन सकता है एक और वे इस डाटा को रिप्रेजेंट करने का, कि मैं जो इसमें रोज दी हुई है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दूं और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दूं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स बना दे B, ठीक है, जिसके अंदर ये जो रो है R1 ये बन जाएगा कॉलम C1 मतलब 15 10 पे 10 और 8 पे 5 और 2, ये बन गया हमारा एक और मैट्रिक्स। इसके अंदर कितनी कॉलम बन रही है, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड एंड कॉलम थर्ड। ये होगा हमारा रो 1 और ये होगा रो 2। ठीक है, आगे समझ में। तो यहां से शायद तुम सभी को क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर हम कैसे एलिमेंट्स रखते हैं। ठीक है, किसे रो बोलते हैं, किसे कॉलम बोलते हैं। मैट्रिक्स शुरू करते हैं हम उसकी डेफिनेशन से। हेडिंग डालो मैट्रिक्स, डेफिनेशन लिखना मैं बोल रहा हूं। डेफिनेशन लिखना, अन अरेंजमेंट ऑफ mn, mn मतलब स्मॉल m और स्मॉल n है ना। अन अरेंजमेंट ऑफ mn एलिमेंट्स in the form of array of m rows and m columns are called matrix। ठीक है, मतलब क्या बोला है हमने कि एक एलिमेंट्स का ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे mn, और जो m है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोज को एंड जो n है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स को। उसको बोलेंगे हम एक m by n का मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन लिखना है इसके अंदर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। लिखो इसके अंदर द प्रोडक्ट ऑफ m रोज, m मतलब स्मॉल है ना, द प्रोडक्ट ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स, द प्रोडक्ट ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। इसका मतलब जब भी हम m रो और n कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है समझना ध्यान से। यहां पे हमने यूज करा है वर्ड m रो के लिए और n कॉलम के लिए, तो इसको कभी भी अपने को इंटरचेंज नहीं करना है। हमेशा m नंबर ऑफ रो को ही रिप्रेजेंट करेगा एंड जो n है वो हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। जैसे जो हमने एक मैट्रिक्स लिया था, इसके अंदर हमको टोटल कितनी रो मिल रही है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है 1 2 3, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2, मतलब इसका ऑर्डर बन गया 3/2। मतलब ये जो मैट्रिक्स है हमारा ये 3/2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, इधर जब हमने इसके डाटा को रोटेट कर दिया था तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रोज मिल रहे हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो ये 2 into फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, मतलब ये 3, मतलब ये हमारा है 2/3 ऑर्डर 2/3 का मैट्रिक्स। ठीक है, अब जब भी हम ऑर्डर लिखेंगे तो उसके अंदर जो फर्स्ट नंबर होगा वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा एंड जो सेकंड नंबर होगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। हम इसको आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी नंबर ऑफ रो और जो सेकंड वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करेगी नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर है, यहां तक ऑर्डर समझ में आ गया। अब इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं हम मैट्रिक्स का। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या बनेगा बेटा, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे एक 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो 2/2 से मतलब क्या है, फर्स्ट 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रो एंड सेकंड 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम। मतलब मुझे इससे क्लियर हो गया कि 2/2 के मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रो भी 2 रहेगी एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 रहेंगे। तो मुझे यहाँ पे 2 रो बनानी पड़ेगी, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और 2 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे फर्स्ट और सेकंड। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना बनेगा 1 2 3 4।
सही है। एक मैट्रिक्स बना देता हूं मैं, लिख देता हूँ A11 A12 A21 और A22। अब तुम सोचोगे कि क्या लिख दिया है यहाँ पे 11 12 21 22, ठीक है। तो समझना ध्यान से, मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बोला था पहले वीडियो की स्टार्टिंग में। उसके जो एलिमेंट्स होंगे हम उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन है, क्या लिखा हुआ है A11। तो अभी हमने ऑर्डर सीखी थी, उसके अंदर जो फर्स्ट वन था, जो फर्स्ट लेटर होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रो को। तो सेकेंड होगा वैल्यू वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम को। तो यहाँ भी जो फर्स्ट वन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रो को। मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स के आगे ये जो लिखा हुआ है वन, ये सारे एलिमेंट्स कहाँ के हैं, फर्स्ट रो के हैं। इससे हमको ये समझ में आ रहा है। अब ये जो बाद वाला वन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम को। मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। समझ में नहीं आया? अपने अभी ऑर्डर लिखी थी, क्या लिख रहे थे, ऑर्डर m इंटू n। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रो को। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम को। सेम वही है यहाँ भी, एलिमेंट के साथ में मैंने लिखा हुआ A11, इसका मतलब है ये जो फर्स्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रो को। तो ये कौन से रो, कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो का। अच्छा, कौन सी कॉलम में भी है, ये फर्स्ट कॉलम है। यहाँ पे फर्स्ट रो, देखो फर्स्ट रो है पूरी, और ये क्या है, सेकंड कॉलम, ठीक है। ये एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है, 2 लिखा हुआ है फर्स्ट, मतलब कौन सी रो बता रहा है, ये सेकंड रो। देखो सेकंड रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। देखो कौन सा एलिमेंट है ये, A2 मतलब सेकंड रो, और 1 मतलब फर्स्ट कॉलम। ये किस, कौन से नंबर पे आ रहा है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमको बनाना है एक मैट्रिक्स 3/4 का, तो 3/4 में जो फर्स्ट 3 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रो को। मतलब इसके अंदर टोटल कितनी रो बनेंगे, 3, 1 2 3 रो। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे, 4, 1 2 3 4। इंटरसेक्शन कितने पॉइंट्स पे हो रहा है, 1 2 3 4, 4 2 8 4 3 12। मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे हमारे इस मैट्रिक्स के अंदर, 12, ठीक है। बना देते हैं मैट्रिक्स, जनरल फॉर्म बना रहे हैं 1 2 3 4। देखो टोटल 4 कॉलम चाहिए मुझे, जो मैंने कॉलम है 1 2 3 4 कॉलम। टोटल रो कितनी चाहिए, 3। तो ये ए और ये ए, 3 रो बन गए, चलिए। अब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है, तो रो के लिए 1, ये भी फर्स्ट रो में आ रहा है मतलब 1, ये भी फर्स्ट रो में आ रहा है मतलब 1, ये भी फर्स्ट रो में आ रहा है मतलब 1। ये कौन सी रो में आएंगे यहाँ के सारे एलिमेंट्स, सेकेंड रो में, मतलब 2, फिर यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ भी 2, ठीक है। ये किस रो में जा रहे हैं, थर्ड रो में। अब कॉलम को रिप्रेजेंट कर देते हैं, किस कॉलम के ये सारे एलिमेंट, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ये सारे सेकेंड कॉलम, फिर 2, ये थर्ड कॉलम, 3 3 और ये 3, और ये लास्ट फोर्थ कॉलम। हो गई सारी एलिमेंट्स की नंबरिंग, ठीक है। नंबर फर्स्ट जो नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा नंबर ऑफ रो को, और जो सेकंड नंबर है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन कर लो, इसके आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हमको देखने हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के साथ साथ इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर्स देखेंगे, जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के लिए, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट आईएमपी होने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, समझना। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर ध्यान देते हैं हम। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स होने वाला है रो मैट्रिक्स, सेकंड रहेगा कॉलम, ठीक है। थर्ड पढ़ेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स, फोर्थ बन जाएगा हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, फिफ्थ देखेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिक्स्थ देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, सेवंथ देखेंगे रेक्टेंगुलर, एट्थ पे जाएंगे हम नल मैट्रिक्स पे, नाइन्थ देखेंगे हम सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर, ठीक है।
10th एंड लास्ट होगा हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये सारे मैट्रिसेस तुमको समझ में आ गए, ठीक है, इनकी डेफिनेशन तुमने देख ली, किस टाइप्स के होते हैं, किसको कैसे हम ड्रॉ करते हैं, किसकी क्या ऑर्डर होती है, तो जो आने वाले क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज के वो एकदम तुम्हारे लिए इजी हो जाएंगे, बोल सकते हैं हलवा। ठीक है, ध्यान रखना। फर्स्ट होगा रो मैट्रिक्स। तो मैं तुमको डेफिनेशन लिखवाते जाता हूँ, साथ में एक्सप्लेन करते जाता हूँ। ठीक है, पहले बता दो रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे हम। एग्जांपल लिख सकते हैं हम, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। सही, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो उसे बोलेंगे हम रो मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का जो हमने एग्जांपल लिया है उसके अंदर कितनी रो मिल रही है हमको, एक। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने मिल रहे हैं, 3। तो ये एग्जांपल होगा रो मैट्रिक्स का। डेफिनेशन लिखना, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगी उसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। सेकेंड होगा हमारा, अच्छा पहले ऑर्डर देख लें हम साथ में कि ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स क्या होगी। ठीक है, इसकी ऑर्डर बनेगी, जो रो है, और जब भी अपन ऑर्डर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, m इंटू एन, रो इंटू कॉलम। तो m इंटू एन जो ऑर्डर होता है ना, m इंटू एन जो ऑर्डर होता है उसमें m क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रो को, और तो n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। हम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, पहले रो है तो पहले रो ही आएगी, बाद में कॉलम है तो कॉलम ही होगा। तो कॉलम रो मैट्रिक्स में हमेशा रो कितनी रहेगी, 1। तो इसका ऑर्डर बनेगा 1 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इसके अंदर कितने ले सकते हैं हम, n तक, जितने हमारे मन हो उतने कॉलम ले सकते हैं। कॉलम कितने बनेंगे, n। सेकेंड होगा कॉलम मैट्रिक्स। पहले समझा देता हूं फिर डेफिनेशन लिख लेंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो उसे कहेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। इसके अंदर हमको नंबर ऑफ रोज कितनी मिल रही है, 1 2 3, तो ये 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 1। इसे बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। डेफिनेशन लिखना, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। सही, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा उसे बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर में सबसे पहले नंबर ऑफ रोज आती है, तो इसके अंदर हम रो कितनी ले सकते हैं, m रो ले सकते हैं, लेकिन जो कॉलम है हमारा वो फिक्स है, वो एक ही होगा। ठीक है, थर्ड आएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हो उसे बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप तुम खुद बना सकते हो। क्या लिखोगे, कितनी रो हो रही है इसके अंदर, 3, कॉलम्स कितने हो रहे हैं, 3। सही है, तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। सही है, इसकी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स की, कि जो नंबर ऑफ रो m है वो इज इक्वल होगा नंबर ऑफ कॉलम के। सही है यहां तक। फोर्थ होगा हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तीनों को रफ कर देता हूं मैं, फिर डायगोनल आइडेंटिटी और इसके अलावा एक साथ एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ध्यान रखना, क्या बोला है हमने कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल रहेगी नंबर ऑफ कॉलम पे, और हम आ गए हमारे फोर्थ मैट्रिक्स डायगोनल पे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में लिख दो पहले से ही कि इट इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। नेसेसरी कंडीशन है ये डायगोनल मैट्रिक्स की कि डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही होता है। इट इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, जिसके अंदर क्या होगा, in which ठीक है, in which all नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, जिसके अंदर सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 रहेंगे। देखो ध्यान से, ये जो डायगोनल बनती है ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनती है, इसलिए हमने लिख दिया है क्या, इट इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, जिसके अंदर सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 रहेंगे। ये तो फिर डायगोनल बन रहा है, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैल्यू क्या है, 0। समझना,
ध्यान से समझना थोड़ा। यहाँ पे A11 की वैल्यू कितनी आ रही है 1, ठीक है। अगर देखें A22 की वैल्यू कितनी आ रही है 2 एंड लास्ट A33 की वैल्यू कितनी आ रही है 3, ठीक है। और A12 देखेंगे तो 0 बन रहा है, A13 देखेंगे 0 बन रहा है, A21 कितना बन रहा है 0, A23 कितना बन रहा है 0, A31 कितना बन रहा है 0 और A32 कितना बन रहा है 0, सही है। ये A11 A22 क्या होता है अपन पढ़ चुके हैं वीडियो की स्टार्टिंग में। तो A11 की वैल्यू 1 आ रही है, A22 की वैल्यू 2 आ रही है, A33 की वैल्यू 3 आ रही है, A12 ये रहा A12 0, A13 0, A21 0, A23 0, A31 और A32 दोनों की वैल्यू 0। मतलब यहां से मेरे को क्या समझ में आया है कि Aij इस फॉर्म में लिखते हैं, जनरल फॉर्म में यही होता है। तो Aij की वैल्यू रहेगी 0, सही है ना। किस कंडीशन में, when I is not equal to j। देखो ये कंडीशन बन रही है इसके अंदर, जब I is equal है j के तो 1 मिल रहा है, I is equal है j के मतलब 2, I is equal है j के मतलब 3। लेकिन जब I और j आपस में नॉट इक्वल है तो क्या मिल रही है हमको 0। 1 is not equal to मतलब 0, 1 is not equal 3 मतलब 0, सही है यहाँ तक। इसके बाद देखेंगे हम फोर्थ बनेगी हमारी फिफ्थ बनेगी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगा, इट इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर बोल सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके अंदर सभी डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू होगी 1 और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे इसके भी 0। क्या समझ में आया, क्या बनेगी डेफिनेशन, इट इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all the diagonal elements are is equal to 1 and non-diagonal elements are 0। so ये यहाँ तक, जिसके अंदर सभी डायगोनल के एलिमेंट्स बनेगी 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे 0। क्या लिख सकते हैं इसको हम कि जो A11 की वैल्यू है वो इज इक्वल A22 की वैल्यू के और वो इज इक्वल A23 की वैल्यू 33 की वैल्यू के, तो तीनों की वैल्यू आ रही है 1। इसका मतलब जब भी Aij की वैल्यू रहेगी 1 कब, when I is equal j, सही है। और बाकी जितनी भी वैल्यू है, अगर हम ले A21, अगर हम ले A32, अगर हम ले A13, मतलब जिसमें I और j आपस में नॉट इक्वल है तो उनकी वैल्यूज बनेगी कितनी 0। तो लिख सकते हैं हम इसको when, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि Aij इज इक्वल रहेगा 0 के, किस कंडीशन में, when I is not equal j। यही बन रहा है, जब भी I j आपस में इक्वल है तो वैल्यू रहेगी 1, लेकिन I और j आपस में नॉट इक्वल है तो वैल्यू रहेगी कितनी 0, ठीक है। आइडेंटिटी हो गया। इसके बाद हमारा है स्केलर, 6th नंबर पे है स्केलर मैट्रिक्स, सही है। स्केलर मैट्रिक्स भी सेम रहेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, लेकिन इसकी कंडीशन होगी कि इसके अंदर ये वैल्यूज सारी इक्वल तो रहेंगी डायगोनल्स की, लेकिन अदर देन 1, ठीक है। 1 के अलावा कुछ और वैल्यू रहेगी तो उसको बोलेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। अब 1 के अलावा -1 भी ले सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, लेकिन सिर्फ 1 को छोड़ के, क्योंकि अगर 1 आ गया तो उसको बोलेंगे हम आइडेंटिटी। लेकिन अगर कुछ वैल्यू और है डायगोनल के एलिमेंट्स की तो उसको बोलेंगे हम स्केलर। इसके अंदर क्या कंडीशन बनेगी, डायरेक्ट समझा रहा हूं, Aij इज इक्वल रहेगा k कांस्टेंट के, ठीक है। कब रहेगा, जब I इज इक्वल रहेगा j के, और Aij की वैल्यू इज इक्वल रहेगी 0 के, सही है। Aij की वैल्यू इज इक्वल रहेगी 0 के, किस कंडीशन में, जब भी I इज नॉट इक्वल रहेगा j के, सही है। यहाँ तक स्केलर कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद आ जाते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे। क्या लिखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स इन विच rows is not equal to column, या फिर a matrix is said to be a rectangular matrix if number of rows is not is equal to the number of columns, ठीक है। इसका एग्जांपल बनाने हम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितनी रो, 2 रो, कितने कॉलम
3 कॉलम, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यह भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो रहा है। कितनी रो? 3 रो। कितने कॉलम? 2 कॉलम। ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कभी हमको डायगोनल नहीं मिलेगी, है ना। डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। 8 पे आ जाएंगे हम नल मैट्रिक्स पे। डेफिनेशन में लिखो, a matrix is said to be a null matrix if its all elements are 0। अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो उसे हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। क्या ऑर्डर बन रहा है? 2 रो, कितने कॉलम? 3 कॉलम। नंबर 9 आएगा हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर का डेफिनेशन क्या बनेगा? लिखना, a matrix is said to be a singular matrix if its determinant is 0। जब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। और जब डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल 0 रहेगा तो उसको कहेंगे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लिख लेना इसको तुम। ठीक है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। लास्ट है हमारा ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखवाने से पहले मैं तुमको एग्जांपल लेके समझा देता हूं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। समझना, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर ये जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसके नीचे की सारी वैल्यू 0 रहे, या फिर ऐसा मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल्स के ऊपर के एलिमेंट्स 0 रहे, उसको कहेंगे क्या हम? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन लिखना, a square matrix in which either below or above the leading diagonal elements are 0। ठीक है, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के या तो नीचे के एलिमेंट्स 0 होंगे या लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के एलिमेंट्स 0 होंगे, उसे कहेंगे हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आर कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन बन रही कि नीचे के 3 एलिमेंट्स 0 हैं तो इसको बोलेंगे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होगा ये? अपर ट्रायंगुलर। अगर लीडिंग डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स 0 हैं तो इस कंडीशन में होगा ये ट्रायंगुलर हमारा नीचे, इसलिए इसे कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है क्या? ठीक है, एंड इट इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, अब हम कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट टाइम होंगे जो। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डाल दो उसके अंदर। जब भी हम चैप्टर पढ़ते हैं तो साथ में एक कॉपी और कुछ रफ पेपर या फिर कॉपी लेके बैठा करो, पेन और कॉपी। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डाल दो, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मतलब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब हो सकते हैं? लिखो इसके अंदर, इफ ए, ऐसे लिखना, इफ ए का ऑर्डर ले लेते हैं हम m इंटू n, एंड b का ऑर्डर ले लेते हैं हम p इंटू q। इफ a एंड b आर टू मैट्रिसेस सच दैट, ठीक है, सच दैट फर्स्ट कंडीशन क्या? रो ऑफ ए इज इक्वल होना चाहिए रो ऑफ बी के। ठीक है, और कॉलम ऑफ ए इज इक्वल होना चाहिए कॉलम ऑफ बी के। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स ए की रो मैट्रिक्स बी की रो के इज इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब m इज इक्वल होना चाहिए p के, एंड मैट्रिक्स A का कॉलम मैट्रिक्स B के कॉलम के इज इक्वल होना चाहिए, मतलब m इज इक्वल होना चाहिए Q के। ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन होगी हमारी ऑर्डर्स आर इक्वल, उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ B, मतलब दोनों का ऑर्डर भी आपस में सेम होना चाहिए। नहीं, ऑर्डर नहीं,
सेकंड लिखो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इज इक्वल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इज इक्वल होने चाहिए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर हम मैट्रिक्स ए की बात करें, ले लेते हैं इसके अंदर एलिमेंट्स ए बी सी डी, और एक मैट्रिक्स ले ले बी, उसके अंदर एलिमेंट्स ले लेते हैं पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, मतलब इसके अंदर जितनी रो है इसके अंदर भी उतनी रो है, जितने कॉलम उतने कॉलम, 2x2। फर्स्ट कंडीशन तो इनके ऑर्डर सेम है। सेकंड क्या है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इज इक्वल होना चाहिए, मतलब इसके अंदर a11 की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और इसके अंदर a11 की वैल्यू कितनी आ रही है p, मतलब a इज इक्वल होना चाहिए p के। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब सेम प्लेस पे आने वाले। a12 की वैल्यू b, a12 की वैल्यू q, मतलब b इज इक्वल होना चाहिए q के। सिमिलर आया समझ में क्या? a21 की वैल्यू कितनी है c, और a21 की वैल्यू r, ये दोनों भी इज इक्वल होना चाहिए, और a22 की वैल्यू कितनी है d, और इधर a22 होगा s, मतलब सारे एलिमेंट्स की जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है प्लेस पे, इनकी न्यूमेरिक वैल्यूज आपस में इक्वल होनी चाहिए। इस कंडीशन में होगी दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल, ठीक है। अगर हम मान ले 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि सेम ऑर्डर, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे इनके सेम है, सही है। नेक्स्ट टॉपिक डालो, डिफरेंस बिटवीन इक्वलिटी एंड इक्विवेलेंस। क्या लिखना है नेक्स्ट? डिफरेंस बिटवीन इक्वलिटी एंड इक्विवेलेंट ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मतलब किस कंडीशन में हम बोलेंगे कि मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, या फिर किस कंडीशन में बोलेंगे हम कि मैट्रिसेस आपस में इक्विवेलेंट है ना। प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम लग रहा है लेकिन मीनिंग दोनों का बहुत डिफरेंस है, समझना। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि इक्वलिटी अभी हमने पढ़ी है ना। इक्वलिटी के अंदर क्या होगा कि दोनों मैट्रिसेस अगर दो मैट्रिसेस दी हुई है वो आपस में इक्वल कब होगी? जब फर्स्ट का रो सेकंड के रो के इक्वल रहे एंड फर्स्ट का कॉलम सेकंड के कॉलम इक्वल रहे, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या होगी? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या बनेंगे हमारे मैट्रिसेस इक्वल। और इक्विवेलेंट का मतलब होता है ओनली ऑर्डर्स आर इक्वल, जिसका सिर्फ ऑर्डर इक्वल रहे, ठीक है, जिसका सिर्फ ऑर्डर इज इक्वल रहे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जरूरी नहीं है, सिर्फ ऑर्डर इज इक्वल होना चाहिए। समझ में आया क्या? ठीक है। उसके बाद एक नोट डाल के लिख दो कि किसी भी मैट्रिसेस में हमको फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स में हमको देखना है कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो हम उसके रो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? m से, कॉलम को m से। तो जब हम m और n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे उस मैट्रिसेस के। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 या फिर 4 5 रिपीट कर सकते हैं। कितनी रो? 3। कितने कॉलम? 2, मतलब 3 × 2 कितना दे रहा है? 6। काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है इसके अंदर, ठीक है। तो यहां तक काफी है हमारा ये जो बेसिक था हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के लिए, ठीक है। अब इससे हमारा जो चैप्टर है बहुत इजीली तुमको समझ में आ जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो होगा एक्सरसाइज 3.1 के लिए, ठीक है, जिसकी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी के अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।